हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का डिस्कशन अगेन CUET एमकॉम एंट्रेंस सब्जेक्ट वाइज MCQs पे है। अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको हम बता दें कि हमने CUET एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड अभी तक जितने भी पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स हुए हैं 2021, 22, 23 एंड 24 में, सब पे डिटेल डिस्कशन क्लासेस ऑलरेडी चैनल पर अपलोड की हुई हैं। और अगर अभी तक वो क्लासेस नहीं कवर किए तो कोई बात नहीं, हमने क्लासेस के लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। बट क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि मैम ये जो पेपर्स आए हुए हैं इनको प्लीज़ आप सब्जेक्ट वाइज बाइफरकेट करो, तो जो 24 सब्जेक्ट्स हैं CUET में हमने उनमें बाइफरकेशन किया है। एंड ऑलमोस्ट 10 to 12 सब्जेक्ट्स हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं रिलेटेड टू CUET एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम। जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन्स आए हुए हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से वो हमने अपलोड कर दिए हैं। अगर वो क्लासेस भी अभी तक नहीं किए तो कोई बात नहीं, हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है CUET एमकॉम एंट्रेंस सब्जेक्ट वाइज MCQs के नाम से, वो प्लेलिस्ट कवर कर लेना तो आपका सारा पोर्शन कवर हो जाएगा। आज का हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ, बट ये स्टार्ट करने के पहले हम बता दें कि हमने CUET एमकॉम एंट्रेंस 2025 के लिए ऑलरेडी अपना न्यू बैच लॉन्च कर दिया है। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है ना वो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। हमने लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9453894101। आप लोग सिंपली इस नंबर पे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको क्लासेस से रिलेटेड पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जहाँ हमारे पास 2021 में अगर देखोगे ना तो सिर्फ 2 ही MCQs से रिलेटेड टू बिजनेस लॉ। पहला था कि डिसऑनर ऑफ चेक बाय अ बैंकर विदाउट एनी जस्टिफिएबल रीज़न। आपके चेक को बैंकर ने डिसऑनर कर दिया बट कोई रीज़न ही नहीं दे रहा है, कोई वैलिड रीज़न नहीं दे रहा है, तो क्या ये डिसऑनर वैलिड माना जाएगा? नो। ये वैलिड माना जाएगा? नो। नेग्लिजेंस, अनमाइंडफुल, रॉन्ग डिसऑनर माना जाएगा चेक्स का। तो करेक्ट आंसर होगा डी। इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये इंस्ट्रूमेंटल एक्ट नहीं है, इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, विच सेक्शन डिफाइंस प्रॉमिसरी नोट? सेक्शन 4। अब 2023 पे क्वेश्चन डिस्कस करने के पहले हम लोग 2022 में देख लें कि ओवरऑल 2022 में 5 MCQs आए थे रिलेटेड टू बिजनेस लॉ। पहला था द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ये किस साल इनैक्ट हुआ था? 1930 और डेट थी 15 मार्च। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स आर नॉट कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। इनमें से कौन केपेबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, कौन लायक नहीं है? पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जो पागल है, पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, माइनर्स। ये तीनों ही कॉम्पिटेंट नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा डी। When the consent of a party is obtained by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation और mistake, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कहते हैं कि जो इनोसेंट पार्टी होती है उसके पास ये राइट होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू या डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग एक्ट्स इन द ऑर्डर इन विच दे केम इनटू फोर्स। सबसे पहले तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया 1872, देन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आया 1930, देन MRTP एक्ट आया हमारा 1969 में, एंड फीमा आया 1999 में। ठीक है, तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? पे ऑर्डर, चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, बैंक ड्राफ्ट। चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज तो हमने बहुत बार बताया कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, बैंक ड्राफ्ट भी है, बट पे ऑर्डर ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। हमने जो पेपर अपलोड किया है वहाँ पे देखना, वहाँ हमने इसका आंसर गलत बताया है। इसका करेक्ट आंसर पे ऑर्डर होगा। क्लियर? अब 2023 में देखो, ओवरऑल 2023 में 8 क्वेश्चंस आए थे। 3 क्वेश्चन आए थे 5 जून के पेपर में और 5 क्वेश्चन आए थे 30 जून के पेपर में। कह रहा है हमारे पास 2 स्टेटमेंट है। कह रहा है कमर्शियल पेपर एक अनसिक्योर्ड, शॉर्ट टर्म, प्रोमिसरी नोट, नेगोशिएबल, ट्रांसफरेबल है बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी विद अ फिक्स मैच्योरिटी पीरियड, येस। और कमर्शियल बिल की बात करें तो ये शॉर्ट टर्म, नेगोशिएबल, सेल्फ लिक्विडेटिंग इंस्ट्रूमेंट है विद लो रिस्क, येस। ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए यहाँ समझाने का कोई पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट, अगेन देखो हमारे पास असर्शन रीजन दिया है। कह रहा है ए अग्री टू सेल लैंड टू बी एट अ प्राइस टू बी फिक्स बाय सी। सी ने मना कर दिया प्राइस फिक्स करने से, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल होगा? नहीं। जो टर्म्स था अगर वही टर्म पूरा नहीं हो रहा है तो इन्फोर्सिबिलिटी नहीं पॉसिबल है। द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इन्फोर्सिबल एंड वैलिड इफ देयर इज सर्टेनिटी इन टर्म्स, येस। कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिबल और वैलिड तभी होगा जब आप उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करोगे। तो असर्शन रॉन्ग है, रीजन करेक्ट है। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा डी। अगेन हमारे पास असर्शन रीजन दिया हुआ है। लिखा है मोहित अग्रीज टू पे नीलेश 1000 इन कंसिडरेशन। नीलेश अग्रीज टू राइट फॉर हिम 100 पेजेस विद इन 5 मिनट्स। पॉसिबल है? 5 मिनट में 100 पेजेस लिखना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है? हाँ, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वॉइड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इम्पॉसिबिलिटी है एक्ट की।
रीजन एंड अग्रीमेंट टू डू एन एक्ट, इम्पॉसिबल एक्ट इन इटसेल्फ इज वॉइड। हाँ, अगर कोई इम्पॉसिबल एक्ट की बात कर रहा है जो हो ही नहीं सकता तो वो तो वॉइड है ना। तो असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, यहाँ मैच करना है आपको लिस्ट को। पहला हमारे पास है वुड वर्सेस ओडिशा का वैट वर्क्स लिमिटेड, ये है बाइंडिंग इफेक्ट ऑफ आर्टिकल्स। कृष्णा अयंगर, ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल। राममूर्ति, कंस्ट्रक्टिव नोटिस। एंड टर्कवेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट, हमारे पास अगेन देखो असर्शन रीजन दिया है, कह रहा है कि कासी कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म। हाँ, अगर कासी कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि ज़बरदस्ती एंटर किया जाता है। मतलब बेसिकली कि दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करना नहीं चाहती बट वो बाउंड होती है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, बट क्या वो अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट एंटर करती है? नहीं। कासी कॉन्ट्रैक्ट्स आर इम्प्लाइड इन लॉ कॉन्ट्रैक्ट्स वर पार्टीज इन्वॉल्व डू नॉट इंटेंड टू क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट। येस, अगर देखा जाए तो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट में कभी भी दो पार्टी एंटर नहीं करना चाहती, बट एज पर लॉ ये माना जाता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर गई। जैसे मान लो दो लोग हैं ए और बी, और एक है फ्लिपकार्ट। ए ने फ्लिपकार्ट से एक गुड परचेज किया, पेड परचेज किया। अब फ्लिपकार्ट ने गलती से उसको ए को डिलीवरी ना देके बी को डिलीवरी दे दी, तो बी की ड्यूटी थी कि वो बता दे कि भाई ये मेरा पार्सल नहीं, बट उसने उसको यूज़ कर लिया। अब ए जब फ्लिपकार्ट से कंप्लेन करेगा तो पता चलेगा कि अच्छा वो पार्सल गलती से बी को चला गया, तो फ्लिपकार्ट बी से कहेगा कि आप मेरा प्रोडक्ट वापस कर दो। अगर प्रोडक्ट वापस कर देता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करता और बी कहता है कि हमने उसको यूज़ कर लिया, तो यहाँ फ्लिपकार्ट और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो गया जो कि वो करना नहीं चाहते थे, बट एज पर लॉ ये कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड है, माना जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट है, और इसी कॉन्ट्रैक्ट को हम कासी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि बी किसी दूसरे के पैसे पे ऐश नहीं कर सकता, तो उसको पेमेंट करना पड़ेगा। क्लियर? तो यहाँ भी देखा जाए तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो हमारे पास है वो एक तरह का डेफिनेशन है। डैश इज एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट रिक्वायरिंग अ पर्सन टू रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग सम एक्ट। कोर्ट का एक ऐसा ऑर्डर जहाँ आप किसी पर्सन को रोकते हो कोई एक्ट करने से, इसको हम कहते हैं इंजंक्शन। नेक्स्ट है विच डॉक्ट्रिन डिफाइंस लेट द बायर बिवेयर। सिंपल है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेविट इम्पटर। नेक्स्ट असर्शन रीजन दिया है, कह रहा है द जनरल रूल ऑफ सेविट इम्पटर डज नॉट अप्लाई टू इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम सेविट इम्पटर की बात करें तो इसमें है लेट द बायर बिवेयर, और इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जो इंश्योरर को समझाने होते हैं, तो ये तो करेक्ट है। द इंश्योरेंस इज लायबल ओनली फॉर दोज लॉसेज विच हैव बीन अप्रॉक्सीमेटली कॉज्ड बाय द पेरिल इंश्योर्ड अगेंस्ट। हाँ, जो जानबूझ के की गए लॉसेस होते हैं ना, उनके लिए रीइंबर्समेंट नहीं होता है, ठीक है। और जितने के लिए आपने इंश्योरेंस कराया सिर्फ उतना ही पैसा आपको मिलता है। तो यहाँ देखो असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है, बट क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का? नो। अब 2024 की बात करें तो ओवरऑल यहाँ पे 3 क्वेश्चंस आए थे, बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे। पहला कह रहा है अकॉर्डिंग टू सेल ऑफ गुड्स एक्ट, मोड्स ऑफ फिक्सिंग द प्राइस बाय वन और द अदर आर, कि एक्सप्रेसली फिक्स्ड हो कोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। इफ द प्राइस इज नॉट केपेबल ऑफ बीइंग डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद एनी ऑफ द अदर मोड, तो बायर बाउंड है पे करने के लिए अपनी चॉइस से, नहीं हमेशा रीजनेबल प्राइस पे करना होता है। इट मे बी डिटरमाइंड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग, येस। इट मे बी फिक्स इन अकॉर्डेंस विद एन अग्रीड मैनर, येस। अगर देखा जाए तो ACD ये तीनों मोड पॉसिबल है। नेक्स्ट कह रहा है एट हाउ मेनी लेवल्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स आर इस्टेब्लिश्ड। ये बेसिकली 3 लेवल पे है, सेंट्रल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट। यहाँ सेंटर है, सेंटर नहीं होगा, सेंट्रल होगा। एंड नेक्स्ट हमारे पास देखो लिखा है कि द रीजंस विच ट्रांसफॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इनटू अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ये लिस्ट 2 में दिया हुआ है, और आपको उसका करेक्ट एग्जाम्पल के साथ उसको मैच करना है। लिखा है A and B कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी ईच अदर बिफोर द टाइम फिक्स फॉर द मैरिज, A गोज मैड। तो ये सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी है जो अचानक से अराइज हुई। A agrees to sell B 100 bags of wheat बिफोर डिलीवरी, द गवर्नमेंट बैन्स प्राइवेट ट्रेडिंग इन wheat। तो ये क्या हुआ कि जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था तब तो वैलिड था, बाद में इलीगल हो गया, तो सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी हो गई। A कॉन्ट्रैक्ट टू गिव 1000 एज लोन टू B, अगर B मैरी करेगा C से, और C की डेथ हो गई B से शादी करने के पहले, तो ये कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। एंड A थ्रेटनिंग टू मर्डर B's सन, तो यहाँ पे हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, कोर्शन की, तो करेक्ट आंसर होगा रेपुटेशन ऑफ अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा डी। अब यहाँ देखो हमारे बिजनेस लॉ के सारे MCQs हमने कवर कर लिए हैं। ओवरऑल आइडिया लग गया होगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, साथ ही साथ आप हमसे व्हाट्सएप पे एज वेल एज टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो।
अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, सो दैट हम इस तरह के और भी वीडियोस अपलोड कर सकें। एंड ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करो वीडियो पे, सो दैट हम इस तरह के MCQs की क्लासेस अपलोड करते रहें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, जहाँ हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट पे डिस्कशन करेंगे रिलेटेड टू कंपनी लॉ। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।